नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में हाथापाई जो हुई थी उसको लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के ट्वीट की। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में हुए हंगामे और हाथापाई की घटना पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने चुटकी ली है। इसका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिया। उसके कैप्शन में उन्होंने लॉक ब्रेकर्स लिखा। इसके अलावा वीडियो में उन्होंने विधानसभा में हुई झड़प के क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, विवादास्पद गाने हम होंगे कामयाब तो एक अच्छा गाना है, लेकिन उसका एक जो हिस्सा इस्तेमाल किया गया है वो विवाद दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए यह विवादास्पद हो गया है। वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी फुटेज में शामिल किए गए हैं, जो सत्ताधारी महायुति गठबंधन पर कटाक्ष मालूम पड़ता है। कुणाल कामरा को लेकर देश की अलग अलग हिस्सों में पहले भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। अब एक नया ट्वीट, एक नया बवाल, एक नया वीडियो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दरअसल कुणाल कामरा यहीं तक नहीं रुके और हम सभी जानते हैं कुणाल कामरा है तो कॉमेडियन, खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर वो पेश करते हैं और कभी हल्के तो कभी बहुत ही विवादास्पद वो उनके वीडियोस रहा करते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जिस तरह से अभी उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और विधानसभा की तस्वीर और वहां की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लॉ ब्रेकर्स लिखा। इसके पहले आपको याद होगा उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें गद्दार भी कहा था। तब उसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते उन पर एक वीडियो बनाया था नैना और उस पर पूरा मुकदमा भी दर्ज हुआ था जब उन्होंने गद्दार का वीडियो पिछले साल मार्च का। प्लीज। हाँ, और हम होंगे कामयाब को उन्होंने एक तरह से पैरोडी और उसके शब्द बदलते हुए होंगे दंगे चारों ओर जैसे शब्दों का अपने उस गाने में जब इस्तेमाल किया तो उसके बाद से ही विवाद खड़ा हुआ। बार बार सवाल यही खड़े होते रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर आप तंज कस सकते हैं, सटायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ की एक सीमा होती है। शायद ये सीमा जैसे शब्द जो है वो कुणाल कामरा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए नजर नहीं आते। देखिए, कई कंट्रोवर्सीज हैं इस मामले में। कुणाल कामरा के मामले में एकनाथ शिंदे वाला जिक्र आप लोगों ने किया है, मामला 2025 का ही है। कुणाल कामरा ने नया भारत महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गीत के जरिए कटाक्ष किया, इसमें उन्हें गद्दार कहा गया और बहुत विवाद हुआ। इसके बाद शिवसेना जो है वो हैबिटेट कॉमेडी क्लब पहुंची, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, FIR हुई। 7 अप्रैल 2025 तक अंतरिम जमानत मिली। फिर कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर की गई और उसकी सुनवाई जो है वो 21 अप्रैल 2025 को फिर हुई थी। बैंक कर्मचारी को इस मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया था, वो छुट्टी से वापस बुलाया गया था, उसको लेकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पर कामरा ने सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे जो थे उन पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कोर्ट को ब्राह्मण और बनिया कहा और कहा कि एक मशहूर पत्रकार को अंतरिम जमानत देने के फैसले का मजाक उड़ाया था और इसके लिए जो है उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। तो आदतन ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ऐसा करते हैं। फिर एक मशहूर पत्रकार से उनका विवाद भी 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें प्लेन में जाकर छेड़खानी की कोशिश और उत्तेजित करने की कोशिश की गई थी। सलमान खान पर टिप्पणी की हिट एंड रन मामले में, काले हिरण मामले में। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक और भाविश अग्रवाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। PM मोदी का संपादित वीडियो एक जारी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा की एक वीडियो को संपादित कर महंगाई डायन गाना से जोड़ा, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई। विश्व हिंदू बजरंग दल पर टिप्पणी कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ फोटोशॉप वाली तस्वीर लगा चुके हैं। तो ये एक तरह से ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कंट्रोवर्सी में कैसे रहना है, वो जानते हैं कि विवादों में कैसे रहना है और वो जानते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगते रहने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि अभी हमें 3 दिन पहले के सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन पर नज़र डालनी होगी, जिसमें सोशल मीडिया पर अनियंत्रित व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है। शीर्ष अदालत ने जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार अनुच्छेद 19 के ऊपर बताते हुए कहा कि मान लो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, तो अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 पर हावी होना होगा। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जियोमाल्या बागची की पीठ ने हास्य कलाकारों और पॉडकास्टरों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को की थी।
एक और पीठ जस्टिस सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया पर अनियंत्रित व्यवहार और अभिव्यक्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके संकेत देते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया पर लोग किसी को कुछ भी कह देते हैं, इस पर कुछ करना होगा। इस पीठ ने पिछले सोमवार को मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर बनाए गए आपत्तिजनक कार्टून को अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कहा था और कहा था कि 100% की आजादी नहीं हो सकती है और अपने अधिकारों को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। तो बहुत थिन लाइन है, आलोचना की इजाजत हो सकती है, सवाल उठाने की इजाजत हो सकती है, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा क्या होगी, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और मुझे लगता है ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कुणाल कामरा जैसे लोग जो जिस तरह से विवादों को जन्म देते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस पर बहस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विवेक, जो बात आप कह रहे हैं उससे हम सभी सहमत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर हेट स्पीच को लेकर, कॉमेडी को लेकर और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अक्सर ये बात कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, जिसमें हम देखते हैं कि कॉमेडी और आर्ट में एक बात कही जाती है कि जब भी आप कॉमेडी या आर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको इम्प्रोवाइज करना होता है। इम्प्रोवाइज मतलब कि आपके पास पहले कोई डायलॉग नहीं है और आप बोलते बोलते जो है उस पर इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो वहां पर अभिव्यक्ति की क्या मतलब 100% नहीं हो सकती जी, 80 है या 70 है या 60 है, ये कैसे डिफाइन होगा? नहीं, ये ऐसे डिफाइन होगा कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं बन सकता है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, 140 करोड़ की आबादी में मे भी हो सकता है 1 करोड़ कोई हर्ट हो जाए, 139 करोड़ जो देखिए, अनुच्छेद जो 21 है वो ये साफ कहता है, वो हमें बोलने की आजादी देता है। लेकिन अनुच्छेद 21 का सेक्शन 3A ये कहता है कि आपके बोलने की आजादी तभी तक है जब तक आपकी आजादी से किसी दूसरे की आजादी का हनन नहीं हो जाए। और यहां पर जो कुणाल कामरा करते हैं, व्यंग करना एक अलग बात है, इससे पहले भी तमाम व्यंग्यकार हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के व्यंग्यकारों को लेकर कभी भी मामला कोर्ट में नहीं गया। व्यंग्य करने का तरीका दूसरा है, आप अगर बिलो द बेल्ट खेलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। और कुणाल कामरा का पुराना एक सेक्शन ये भी कहता है कि कुणाल कामरा जो है उन पर अक्सर बायस होने के आरोप लगते हैं। ठीक है, वो अपना पॉलिटिकली जो भी एक पैरोडी कर रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप्स कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये आरोप जो है वो अक्सर कुणाल कामरा पर लगते हैं कि देखिए, अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आप एक ही पार्टी के लिए क्यों कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लिए आप कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लिए आप क्यों आलोचना नहीं कर रहे हैं, वहां पर आपकी कॉमेडी कहां जाती है। अक्सर दूसरे भी जो कॉमेडियन हैं उनको जो रोस्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं, वो इसीलिए ट्रोल करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। और आपको ध्यान में होगा अर्नब गोस्वामी वाला केस जनवरी 2020 में हुआ था। इंडिगो की फ्लाइट थी, अर्नब गोस्वामी अपना बैठ के जा रहे थे और किस तरह से लिंचिंग करने की कोशिश वहां पर कुणाल कामरा करते हैं, जिसका खामियाजा कुणाल कामरा को उठाना पड़ा और 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कुणाल कामरा के ऊपर, हवाई प्रतिबंध। ना सिर्फ इंडिगो बल्कि अन्य जो कई फ्लाइट्स थी उनकी तरफ से भी प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन बात यह है आशीष कि प्रतिबंध सिर्फ कुणाल कामरा एक बार नहीं झेला है, उन्होंने कई बार इस तरह के प्रतिबंधों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो उनका जो स्टैंड रहता है वो लगातार हम उनका एज इट इज देखते हैं। बार बार वही बात है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये अक्सर क्यों भूल जाते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है। कई बार कोर्ट के खिलाफ भी उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई, मीडिया को लेकर सामने आई, सरकारों को लेकर, उनके निर्णयों को लेकर व्यक्तिगत तौर पर वो टारगेट करते रहे हैं। और आज भी जिस वजह से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा का जो वीडियो सामने आया उसमें उन्होंने एक बार फिर से हम होंगे कामयाब, कितना खूबसूरत गाना है, लेकिन उसके शब्दों को बदलकर उन्होंने कहा जाए ना सिर्फ अपमानित करने वाले, अपमानजनक करने वाले, बल्कि ये कहा जाए कि सीधे भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल है उस गीत में जिसको उन्होंने पोस्ट किया है। और एक बार फिर से मुझे लगता है कि फिर कई तरह की बंदिशें और पाबंदियां उन पर लगेंगी, लेकिन फिर भी क्या असर होगा कहा नहीं जा सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि कुणाल कामरा का अभी मैं जब तक कभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मैं देख रहा था उनके विवाद। 2017 में पहला जो विवाद था कुणाल कामरा का वो सामने आया था। उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो जो था वो अपलोड किया था जिसका नाम प्रेपरेटिज्म एंड गवर्नेंस था। अंग्रेजी अखबार के एक मुताबिक था कि इस वीडियो में उनको जान से मारने की धमकी आई। अभी पलक जिक्र कर रही थी कि केवल वो एक समूह को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। पलक 2018 में कामरा में पर मुसलमानों, सिख कम्युनिटी और मदर टेरेसा पर भी उसने जोक बनाया था और बहुत ज्यादा उसका विरोध हुआ था, जिसके बाद कामरा को अपना ये जो ट्वीट था उसे डिलीट करना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके अलावा
कामरा को अपना महाराष्ट्र का जो रूम था वो भी खाली करना पड़ा जिस फ्लैट में वो रहता था। जनवरी 2022 की घटना का जिक्र मैंने कर दिया है। इसके अलावा 2023 में भी कामरा की एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी की एक लंबी सीरीज जो है वो कामरा के तो साथ फिर चलती आ आशीष, रही है। मुझे लगता है क्योंकि आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आप ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग शोज हों, चाहे लेटेंट हो या बहुत सारे अभी शोज हैं, कॉमेडियंस जो हैं उनको लेकर एक रेड लाइन जो डिफाइन की जा रही है। तो फिर मुझे लगता है इसका हल तो फिर यही है कि अगर हम एक मूवी को रिलीज करने से पहले एक सेंसर बोर्ड की कैंची जब उस पर चलती है तो वैसी कोई एक गाइडलाइन जो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि क्या केवल फिल्मों पर ही सेंसर बोर्ड होना चाहिए। इस मामले में अभी मंगलवार को जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें कुछ अपडेट है, वो भी मैं आपको बताता हूं, जिसमें कार्टूनिस्ट वाला विवाद कोर्ट पहुंचा था अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। और जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो जो बेंच बैठी थी, बेंच ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरे के अधिकार व कर्तव्य को संतुलन बनाते हुए सोशल मीडिया गाइडलाइन तैयार करें। तो वेंकट रमणी ने केंद्र की ओर से जवाब दिया कि उन्हें इसके लिए कुछ समय चाहिए। यह भी कहा कि इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत होगी। पीठ ने कहा कि गाइडलाइन का कार्यान्वयन सबसे मुश्किल चीज होगी। कोर्ट ने कहा कि एक की स्वतंत्रता से दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन संवैधानिक सिद्धांतों के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन हो। इसके बाद कोर्ट उसे जांचेगा। कोर्ट इस पर खुली बहस करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सभी हितधारकों से चर्चा करने की बात कहते हुए कहा है कि हितधारक अपना आकर नजरिया पेश करें। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से ऊपर नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि मामले पर विचार करने का मन बनाते हुए कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन जो है क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने गंभीर मुद्दा उठाया है। तो ये कि अब देखिए बात वहीं पर आ जाती है जो बात पलक कह रही थी और जो बात यहां पर आ रही है कि इसके लिए गाइडलाइंस क्यों नहीं है। तो सरकार से जवाब मांग लिया गया है गाइडलाइन की दिशा में कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप प्रॉपर ब्यौरा पेश कीजिए। कोर्ट उस रिपोर्ट को जांचेगा, परखेगा। हाँ, लेकिन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। आपके अधिकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकते हैं, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए और दूसरों के अधिकार भी उसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो इस बारे में बैलेंस बनाते हुए एक मसौदा तैयार करने को कहा गया है केंद्र को। केंद्र ने इसके लिए कुछ समय मांगा है, लेकिन अब शायद वो लक्ष्मण रेखा खींचने का वक्त आ चुका है, जिसकी बात यहां पर हो रही है कि अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो शायद अब वो लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए। नैना, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है हर चीज़ की एक सीमा जो तय की जाती है। और बार बार अगर स्टैंड लेते हुए जिस बात की का जिक्र जो है पलक भी कर रही थी कि हमेशा कई बार आप अपना स्टैंड रखते हुए उन तमाम सीमाओं को लांघ जाते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरे की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने लग जाती है। देखिए, एकनाथ शिंदे जब पूर्व मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से शिवसेना या महाराष्ट्र में जो हलचल हुई उस दौरान भी टसल देखने को मिली थी साफ तौर से, बल्कि सीधे सीधे गद्दार तक कहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पर या फिर बाकी अन्य जगहों पर ऐसे तमाम पोस्ट हमको मिल जाते हैं, लेकिन बात यह हो जाती है कि आप क्या हैं। या तो आप एक प्रवक्ता हैं, या तो आप कॉमेडियन हैं, या आप पत्रकार हैं, या आप जो बात कर रहे हैं, हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिस पैरोडी का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत बार हम देखते हैं, लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल ले लें, अलग अलग पार्टीज ने अपने ऑफिशियल जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उससे वो पैरोडी के जरिए जो दूसरी जो उनकी सामने पार्टी थी की आलोचना की थी। तो मतलब फिर वही है ना कि फिर सामने वाली पार्टी का भी तो अधिकार जो हम नहीं, मैं बताता हूं कि राहत इंदौरी साहब का नाम सबने सुना होगा। राहत इंदौरी की आपने गजलें भी सुनी होंगी, शायरी भी सुनी होगी। एक किस्सा, राहत इंदौरी साहब किसी एक प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक कांग्रेस की सुप्रीम लीडर मेरे सामने थी और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने ये जो गजल थी वो लिखी थी। और ये देखिए, उसमें व्यंग भी है, उसमें कटाक्ष भी है और उस पर हमला भी है। वो लिखते हैं कि अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मनसद हैं कल नहीं होंगे। यानी सीधा सरकार पर यहां सवाल है, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। कटाक्ष इस तरह भी होते थे और लोग अप्रिशिएट करते थे। अपने कॉन्सर्ट में भी बोला था। लोग इसको अप्रिशिएट करते थे। कटाक्ष करने का तरीका है। अशोक चक्रधर का नाम
एक जमाने में बहुत ज्यादा फेमस था, उनसे अच्छा व्यंग्यकार जो हिंदी अगर हम साहित्य में देखें तो शायद ना हुआ हो। अशोक चक्रधर को लेकर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं आई, लोग उन्होंने अपनी बातों को रखा, व्यंग्य किया। व्यंग्य कहने का करने का एक तरीका है, लेकिन आप अगर इस तरह से सीधा बिलो द बेल्ट अगर आप जाके खेल रहे हो या फिर आप इस तरह की ओछी हरकत पर आ जाओगे तो मुकदमा तो होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसकी भी एक लिमिट है। और इस बात को भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी अगर इमरजेंसी लगती है तो इसे भी कटेल किया जा सकता है। अच्छा, और वही बात है कि व्यंग की भी क्या कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात ये हो जाती है आशीष, अक्सर हम देखते हैं कि किसी का विरोध करना या सटायर के माध्यम से सबका अपना अपना तरीका होता है विरोध दर्ज कराने का। लेकिन आपने कहा बिलो द बेल्ट, ऑफ कोर्स वो उस चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का विरोध करना, क्या वो देशद्रोही या फिर कंटेम्प्ट के श्रेणी में आ जाता है? बार बार यही बात कुणाल कामरा की तरफ से उठाई भी गई है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई मैं अगर विरोध करता हूं, हालांकि वो हर चीज में विरोध है, एक आदत बना ली उन्होंने विरोध करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं विरोध करता हूं तो ये आदत हो गई कि भाई मुझे तो देशद्रोही भी कह दिया जाता है। लेकिन वो एकनाथ शिंदे का एक बयान था कि कम से कम उसकी जो एक सीमा रेखा है वो होनी चाहिए। अब कुणाल कामरा ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं या क्यों कहते हैं, इस बात को समझना होगा। आजकल के लोग इस तरह की कमेंट कर जल्दी से पॉपुलर होना चाहते हैं, जिसमें कुणाल कामरा सक्सेसफुल हो गए। उनसे भी बेहतर जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्हें हम देखते हैं, वो अपना करते हैं। आज की तारीख में आपके सामने दो ही नाम आते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करोगी, या तो आप समय रैना आएंगे या तो कुणाल कामरा आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही दो नाम क्यों आते हैं? आप समय रैना के शोज देख लो, समय रैना की लैंग्वेज आप देख लो, वो पूरी तरीके से अपशब्दों से भरी हुई लैंग्वेज है। लोग चाहते हैं कि ये शॉर्टकट है, उसका फायदा मिलता है। शायद विवेक, मैं या फिर हम में से कोई भी उतना पैसा ना कमा पाया हो 20 साल नौकरी करने के बाद भी, जितना इन्होंने महज 1 साल में कमा लिया हो। तो इस बात को समझना होगा। एक डेटा आया था कि 100 करोड़ से ज्यादा का फिगर जो है वो समय रैना का है 1 साल का। आप समझिए 100 करोड़। तो ये मुझे लगता है कि वही एक विवेक अगर जिस तरह से आंकड़ा बता रहे हैं आशीष जी, ये तो बहुत ये भी बताते हैं कि भाई अगर भले बदनाम ही सही, लेकिन नाम तो है, उसका दूसरे तरीके के माध्यम से पैसे कमाने का जरिया है। हालांकि समय रैना अभी कोर्ट प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। वो पहले वो अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर फंसे, उसके बाद एक उन्होंने एक दिव्यांग पर टिप्पणी की थी, एक माँ बेटे पर जिनकी जो इंजेक्शन लग रहा था उसकी कीमत करोड़ों में थी, तो उसको लेकर उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनको खींचा और कहा कि अब आपको और ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, 2 हफ्ते के अंदर आपको जवाब दाखिल करना है। तो अब समय रैना के पास लगभग 1.5 हफ्ते का वक्त है कि उन्हें इस मामले में जवाब देना होगा। 2 दिन पहले ही समय रैना सुप्रीम कोर्ट में अपीयर मंगलवार को पड़ा था जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर नहीं पता होगा आपको क्या करना है, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर आप जहां नजीर बनते हैं वहां पर आप सवाल बनेंगे सोसाइटी के लिए। जहां आप लोगों को एंटरटेन करते हैं तो फिर लोग जो है वो आपको एंटरटेन करना बंद कर देंगे अगर आप इस तरह के विवादों में पड़ेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो एक मार्केट है वो बहुत तेजी से और उभरता हुआ मार्केट है। हर कोई पैर जमाना चाहता है। अभी 2 दिन पहले का केस देख लीजिए आप, जिसमें कि यूपी का दो बहनें थी जो लगातार गाली देके वीडियोस बनाती थी। वो उन्होंने एक अकाउंट बनाया, उन्होंने कहा कि भाई हम पॉपुलर नहीं हो रहे थे तो, और हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा था, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेंट डालते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू की और कंट्रोवर्शियल जो कंटेंट है वो जनरेट करने लगे। उसके बाद से उनकी फॉलोअरशिप भी बढ़ गई और उसको जो है वो 35 से 50 हजार रुपए वो कमाना शुरू कर दिए थे, जो डेटा उन्होंने पुलिस को दिया। अर्निंग भी बढ़ गई। तो ये शॉर्टकट है, ये डेंजरस है कि आपने फेम पाने के लिए क्या किया, आपने रॉन्ग ट्रैक पकड़ा। आपने फेम पाने के लिए क्या किया, एक दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ा दिया, उसकी मां का मजाक उड़ा दिया। आपने फेम पाने के लिए क्या किया, आपने एक लेटेंट शो शुरू कर दिया जिसमें जमकर गाली गलौज, अश्लीलता की सारी हदें पार कर दिया। आपने कंटेंट का ध्यान नहीं रखा, जिसकी जो मर्जी आए वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर कर रहा है, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया उनको और लोग भी धड़ल्ले से इस कंटेंट को कंज्यूम करने लग गए।
तो ये एक कोर्ट अंकुश लगाए, कितना लगाएगा कोर्ट अंकुश? एक हद तक लगा सकता है, नियम कानून एक हद तक इम्पोज कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू नैना जो बहुत खतरनाक है, जो बहुत डेंजरस है, जब इन दोनों लड़कियों से पूछा गया, उसके बाद में ये भी है कि देखिए उसके बाद में जनता भी समझती है, कई जगहों पे शोज कैंसिल होते हैं, लोग उनको नहीं उनको भी अपोज करते हैं। मैं महक और परी वाले मामले में वहां के लोगों ने पुलिस में एफआईआर करवाई, ये हमारे जिले की है, हमारे शहर की है, ये लड़की ऐसा ऐसा कंटेंट बना रही है, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, तब जाकर ये एक्शन हुआ। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि भाई ऐसा कंटेंट कंज्यूम भी हो रहा है, तो हमें उस पर भी नजर रखनी होगी कि ऐसा कंटेंट देख कौन रहा है, जिसके पास टाइम है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो भी सवालों के घेरे में। दूसरा ये कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जब इन दोनों लड़कियों से पूछा गया कि भाई आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने रोका टोका नहीं, तो उनका कहना था वो महक परी 143 के नाम से उनका कोई सोशल अकाउंट चलता है इंस्टाग्राम पर, तो उनका कहना था कि हाँ, माता पिता रोकते थे और कहते थे कि इस तरह के कंटेंट मत बनाओ, इस तरह के कंटेंट से जो है वो बदनामी है, जो भी है, ये इस तरह कंटेंट ठीक नहीं है। लेकिन क्या इतना भर कह देने से एक माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं, उसके बाद और भी देखना वो जो होगा कंटेंट है उसको सोच के जब, भी आप, क्योंकि अगर पैसे आने लगते हैं, अगर अच्छे खासे पैसे आने लगे, तो फिर वो एक लिमिट तक वो रोकते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं ना। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस तरह के कंटेंट की सोशल मीडिया पर भरमार है। कई आप सोशल मीडिया, चाहे आप यूट्यूब देख लें, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन अब तो ट्विटर, जिसे हम बहुत सोफिस्टिकेटेड या डिफरेंट जोनर का एक प्लेटफॉर्म मानते थे, जो अब एक्स हो चुका है, लेकिन उस पर भी इस तरह के भरमार मिल जाएंगे कंटेंट के। पलक, जिसमें कई बार छोटे छोटे बच्चे इस तरह से, अरे नैना, मुझे याद है कि मैंने एक शो के लिए इसी पे था, सोशल मीडिया अश्लीलता पर था, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ रील बने थे ताकि मैं उस शो को और ज्यादा प्रिपेयर कर सकूं। आप यकीन नहीं मानिएगा, एक महीने तक इस तरह की जो रील्स थी वो मेरे मोबाइल में आती, रिकमेंड करते होंगे वो, एक महीने तक। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और कुणाल कामरा तो ये कहा जाए कि आज के वक्त में बहुत इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं उन सारी चीजों को लेकर, लेकिन उनके पीछे जो पदचिन्ह छोड़कर जा रहे हैं, उसके पीछे कई और लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप कई लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो भी उसी तरह कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे रोल मॉडल कौन हुआ करते थे? पहले रोल मॉडल हुआ करते थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में बचपन में पढ़ाया जाता था। आज बचपन से आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है, आपके आसपास स्मार्टफोन होता है, आप जैसे स्मार्टफोन उठाते हैं आपको शॉर्ट वीडियोस दिखते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स दिखें, रील्स दिखें, चाहे वो दूसरे एप्लीकेशन पे आपको शॉर्ट वीडियोस दिखें। उस शॉर्ट वीडियो से क्या मिलता है? उस शॉर्ट वीडियो से आपको जो है वो उल जुलूल कंटेंट मिलता है, आपको अश्लील कंटेंट मिलता है, आपको भटकाने वाला कंटेंट मिलता है। जब वो कंटेंट देखते हैं तो बयान आया था, न्यूज़पेपर पढ़िए, रील मत देखिए। हाँ, तो वो जब आप देखते हैं तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और एक स्टडी आई है जिसमें आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है, जो अटेंशन स्पैन होता है, जो वक्त होता है, वो 8 सेकंड का हो गया है। उनको हर 8 सेकंड में कुछ नया चाहिए। आप सोचिए कि आपका समाज, आपका देश, आप बेशक आप पलक, आप शायद इस मामले में गंभीर ना हो, हर 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। यानी 8 सेकंड से ज्यादा वो कुछ दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते, वो तुरंत से फिर कुछ किसी और चीज में डाइवर्ट हो जाएंगे। मतलब यानी विवेक, आपके कहने का मतलब यह है कि वो 8 सेकंड तक किसी भी रील या वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर वो आगे करते हैं। नहीं, किसी काम में भी। हाँ, 8 सेकंड अगर कोई काम कर रहे हैं, वो 8 सेकंड के बाद डिविएट हो जाएंगे। उनको लगने लगेगा कि उनको लगने लगेगा कि ये खतरनाक, उनको लगने लगेगा कि ये क्या कर रहा हूं, मैं कुछ और करता हूं। ये खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, सोसाइटी के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, ये लाइफ के लिए भी बहुत ये बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आने चाहिए जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। चाइना में मैक्सिमम जो है जो रील्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाए जाते हैं, इनोवेशन पे बनाए जाते हैं, साइंस पे बनाए जाते हैं, मैथमेटिक्स पे बनाए जाते हैं, क्रिएशन पे बनाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों पे बनाए जाते हैं। तो आप देखिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, जो चाइना की कैपेबिलिटी है, आज हम कहते हैं कि भारत उसका विकल्प बन सकता है, लेकिन हमारे पास वो आधार नहीं है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की एक पॉजिटिव भूमिका हो सकती है, लेकिन वो तय उन्हीं को करना होगा और उसमें गाइडलाइंस की जरूरत है। न्यूज़ रूम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी।